महाराष्ट्र की एनडीए सरकार फिर मुश्किल में दिखाई दे रही है। वहीं एनसीपी नेता अजित पवार फिर से बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। वैसे इसके आसार लंबे वक्त से जताए जा रहे हैं। बगावत के बाद पहली बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष शरद पवार के साथ मंच साझा किया। पहली बार दोनों किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में एक साथ नजर आए। विद्या प्रतिष्ठान की तरफ से दौंड में नए स्कूल कैंपस के उद्घाटन के मौके पर शरद पवार और अजित पवार मौजूद रहे। हालांकि इस कार्यक्रम में शरद पवार का संबोधन जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही अजित पवार उठकर मंच से चल दिए। जुलाई में चाचा शरद पवार से अलग होने के बाद अजित पवार पहली बार पब्लिक कार्यक्रम में साथ दिखाई दिए। दोनों नेताओं के एक कार्यक्रम में एक मंच पर बैठने के बाद इसकी तस्वीरें और वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद सियासी चर्चा तेज है कि क्या फिर अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ एनसीपी में वापसी का मन बना रहे हैं। पुणे के इस कार्यक्रम में शरद पवार के साथ अजित पवार की एक ही मंच पर मौजूदगी ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार और अजित गुट एक दूसरे पर हमलावर है। यहाँ तक कि दोनों गुट खुद को असली एनसीपी बता रहे हैं, लेकिन अब मामला परिवार से लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुँच गया है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजित पवार एक दो मौकों पर शरद पवार के साथ मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन रविवार को ऐसा पहला मौका रहा जब शरद पवार, अजित पवार और सुप्रिया सुले एक साथ एक मंच पर पहुंचे। इस कार्यक्रम से पहले सभी की निगाहें लगी हुई थी कि आपस में ये तीनों नेता क्या एक दूसरे पर राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, लेकिन इसके उलट तीनों ही नेताओं ने अपने अपने भाषण में एक दूसरे की जमकर तारीफ की, जिससे महाराष्ट्र में फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शुरुआत से ही फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करते दिखे। अब एक बार फिर उन्होंने फिलिस्तीनियों का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि ये फिलिस्तीन की जमीन है जिस पर इजराइल ने कब्जा किया है और उसे वापस करनी चाहिए। यहाँ तक कि ओवैसी ने केंद्र सरकार से गुहार लगा दी कि वो गाजा की आवाम के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। इस दौरान उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में जोशीले नारे लगाते हुए दिखे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाते दिखे। दरअसल एआईएमआईएम की ओर से फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। इसमें कई मुस्लिम धर्मगुरु पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इजराइल हमास युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनका कहना है कि गाजा पर इजरायली सेना जुल्म कर रही है और ये रोका जाना चाहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि फिलिस्तीनियों को अपना स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि फिलिस्तीन अरबों की जमीन है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों की जमीन है और फ्रांस फ्रांसीसियों की जमीन। हमने हमेशा महसूस किया कि फिलिस्तीनियों को अपना स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। ओवैसी ने इजराइल पर पिछले 80 सालों से फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में नाम वापसी के बाद अब 223 प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जाएंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन कुल 30 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया। अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा 6 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। पहले चरण के विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की छंटनी के बाद कुल 253 उम्मीदवारों के नामांकन विद्यमान पाए गए। प्रथम चरण में नामांकन के अंतिम दिन 20 अक्टूबर तक कुल 294 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। अधिकारियों ने बताया अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से 13, भानुप्रतापपुर से 14, कांकेर से 9, केशकाल से 10, कोंडागांव से 8, नारायणपुर से 9, बस्तर से 8, जगदलपुर से 11, चित्रकूट से 7, दंतेवाड़ा से 7, बीजापुर से 8, कोंटा से 8, खैरागढ़ से 11, डोंगरगढ़ से 10, राजनांदगांव से 29, डोंगरगांव से 12, खुज्जी से 10, मौला मानपुर से 9, कवर्धा से 16 और पंडरिया से 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान है। पहले चरण में 20 और दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। दशहरा या विजयदशमी का त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने आज के दिन ही रावण का वध किया था। तभी से दशहरा मनाने की परंपरा है। देश भर में विजयदशमी की धूम देखी जा रही है। इस दिन रावण दहन भी किया जाता है। इस दौरान जगह जगह भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। आपको बताने जा रहे हैं देश की ऐसी 6 जगह जहां के दशहरे की रौनक दुनिया भर में
प्रसिद्ध है। बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने अपने 14 वर्षों का वनवास यहीं पर बिताया था। यहाँ 75 दिनों तक दशहरा उत्सव चलता है। मां दंतेश्वरी के मंदिर में दशहरा मनाया जाता है। यहाँ रावण का दहन नहीं किया जाता, बल्कि भगवान राम ने यहाँ पर रथ चलाने की प्रथा शुरू की थी। इसी कारण यहाँ पर दशहरे के दिन रथ चलाने की परंपरा है। मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राक्षस महिषासुर पर देवी चामुंडेश्वरी की जीत का सम्मान करने के लिए मैसूर का शाही परिवार दशहरे का नेतृत्व करता है। मैसूर पैलेस पूरा लाइट से तैयार होता है। मैसूर में दशहरा लंबे समय तक मनाया जाता है, जिसमें भारत के अलावा दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। दक्षिण भारत के मदिकेरी में दशहरा 10 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी भव्यता के लिए इसे मदिकेरी दशहरा भी कहते हैं। यहाँ दशहरे को मनाने की तैयारी 3 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। यहाँ के दशहरे को देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में दशहरे का आयोजन 25 दिनों तक लगातार होता है। इस मेले की शुरुआत 125 वर्ष पूर्व महाराज भीम सिंह नृत्य ने की थी। ये परंपरा आज तक निभाई जा रही है। मैंगलोर में मनाया जाने वाला दशहरा देश भर में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। दशहरे पर यहाँ का टाइगर डांस और बियर डांस आकर्षण का केंद्र है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में मनाया जाने वाला दशहरा भारत के प्रसिद्ध दशहरा पर्व में से एक है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल घोषित किया गया है, जो पर्यटकों को सबसे बड़ी तादाद में आकर्षित करता है। महाराष्ट्र के बीड जिले में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। यहाँ एक आदिवासी महिला को बिना वस्त्र के सड़क पर दौड़ाने का मामला सामने आया है। जिन लोगों पर आरोप है वो प्रभावशाली हैं, सत्ता से जुड़े हैं, ये भी कह सकते हैं कि सरकार चला रहे हैं, क्योंकि आरोप राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के विधायक की पत्नी पर लग रहे हैं। घटना से जुड़ा हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जब तक वीडियो वायरल नहीं हुआ पुलिस खामोश बनी रही। लेकिन जब वीडियो सामने आया तो दबाव में पुलिस ने विधायक की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित आदिवासी महिला ने बयान दिया है कि आष्टी के बीजेपी विधायक सुरेश धस की पत्नी प्राजक्ता धस के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित आदिवासी महिला का आरोप है कि पूरा मामला उनकी पुश्तैनी जमीन को लेकर है, जिसे बीजेपी विधायक की पत्नी हड़पना चाहती है। और जिस समय उसके साथ ये सब कुछ हुआ, विधायक की पत्नी प्राजक्ता मौके पर ही मौजूद थी और अपने साथ आए लोगों को निर्देश दे रही थी। फिलहाल आष्टी पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक सुरेश धस की पत्नी प्राजक्ता धस और उनके सहयोगी रघु जगदाले और रघु पवार के खिलाफ SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाते हैं। पार्टी ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि शर्मनाक, महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक की पत्नी ने एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। आदिवासी महिला खुद को बचाने के लिए सड़क पर बिना निर्वस्त्र दौड़ रही है। बीजेपी शासित राज्यों में आदिवासियों पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। हमारी मांग है कि इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पराग देसाई की 22 अक्टूबर को देर शाम अहमदाबाद के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पराग देसाई पर कुत्तों ने हमला किया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज के दौरान ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। पराग देसाई की मौत पर अस्पताल प्रशासन ने बयान जारी किया है, जिसमें कुत्ते की काटने की बात का खंडन भी किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि पराग देसाई के शरीर पर कोई घाव और निशान नहीं थे। पराग देसाई अहमदाबाद के शल्बी हॉस्पिटल में भर्ती थे। अस्पताल के मुताबिक पराग देसाई को 6 बजे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में दाखिल किया गया। वो कुत्तों के द्वारा पीछा करने के चलते फिसलकर गिर गए थे। अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद पराग देसाई का CT स्कैन किया गया।
उनके शरीर पर डॉग बाइट के निशान नहीं मिले थे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पराग देसाई और उनके परिवार की अनुमति से आईसीयू में भर्ती किया गया। इसके बाद उन्हें 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। ग्रुप के सीईओ निशिता शुक्ला द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट में कुत्ते के काटने की बात से इनकार किया गया है।